तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम देखने वाले हैं मादा जनन संरचना के बारे में। देखिए पिछले दो लेक्चरों में हमने क्या देखा, एक में हमने देखा पुष्प के बारे में और दूसरे में हमने क्या देखा, दूसरे में हमने देखा नर जनन संरचना के बारे में। किसके बारे में? नर जनन संरचना के बारे में। और आज हम देखने वाले हैं मादा जनन संरचना के बारे में। और आज ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा लेक्चर। पिछले दो लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो पहले उनको देख लें। देखिए मादा जनन संरचना की जैसे बात आती है तो हमने क्या देखा था, पहले ही लेक्चर में हमने देख लिया था कि जो मादा जनन संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जायांग। क्या बोलते हैं हम उसको? जायांग। और जायांग में क्या उपस्थित होते हैं? जायांग में उपस्थित होते हैं पिस्टल या कार्पल। क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल। अब देखिए जो मादा जनन संरचना है ना, मादा जनन संरचना जब हम पुष्प देख रहे थे तो देखिए ये क्या थे, ये तो होते सब पुरुष जनन संरचना। ये क्या थे? नर जनन संरचना। और ये क्या थी? ये थी मादा जनन संरचना, जिसको हमने देखा था उस दौरान। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये क्या होता है, ये होता है ओवरी, मतलब ये होता है अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड। क्या पाए जाते हैं अंडाशय के अंदर? अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड। अब देखिएगा ध्यान से, हम अंडाशय के अंदर की बात कर रहे हैं, बीजांड की। और बीजांड को आज हम देखेंगे। देखिए एक एक चीजें क्लियर करेंगे, इसलिए कभी कंफ्यूज एकदम से कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब हम बीजांड की बात करते हैं तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा ये बीजांड का ही दिख रहा है, ठीक है। इसी डायग्राम को हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए जैसे बीजांड टर्म्स आता है ना, तो बीजांड टर्म्स के साथ तुरंत हमें एक टर्म से याद आना चाहिए, वो क्या है? गुरु बीजांड उठानी। मैंने पहले लेक्चर पर ही बता दिया था, सारे टर्म्स एक तरफ मैंने लिख दिए थे कि किसको हम और क्या बोलते हैं। जैसे बीजांड को हम बोलते हैं गुरु बीजांडुधानी, ये मैंने पहले लेक्चर पर क्लियर कर दिया था। अब देखिए जो गुरु बीजांडुधानी होती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आपको सामने दिख रही होगी, ठीक है। अब देखिए इसकी संरचना के बारे में जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ से इसकी संरचना की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सब ये जो हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा पूरा दिख रहा है, ये क्या है? ये है फॉनिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉनिकल। और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं हम बीजांड। क्या बोलते हैं हम इसको? बीजांड वृत्त बोलते हैं, बीजांड वृंत बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बीजांड वृंत होता है ना और जो बीजांड द्वार होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इस पर कभी कंफ्यूजन मत कीजिएगा। देखिए ये है हमारा क्या, ये जो दिख रहा है आपको ये है बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार जो होता है बच्चा, इसी से पराग नलिका क्या होती है? पराग नलिका जो होती है वो इसी के द्वारा, पराग नलिका जो होती है वो इसी के द्वारा अंदर जाती है, ठीक है। इसी के द्वारा क्या होती है? अंदर जाती है। देखिए ये पराग नलिका है, ये अंदर जाएगी तो यहीं से, मतलब कि जो बीजांड द्वार होता है उसी के द्वारा जो अंदर जाती है पराग नलिका, ठीक है। तो अगर पराग नलिका का कभी क्वेश्चन आए कि पराग नलिका भ्रूणपोष तक कैसे जाती है, ये रहा भ्रूणपोष, ये क्या है? ये रहा पूरा भ्रूणपोष। तो ये भ्रूणपोष में वो कैसे जाती है, पराग नलिका कैसे जाती है, कहाँ से जाती है? तो कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि बीजांड बंत में और क्या है बीजांड द्वार में, ठीक है। तो बीजांड द्वार से पराग नलिका जाती है, इस बात पर बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि दोनों जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक। अब देखिए एक आता है फिर टर्म्स क्या आ जाती है? हाइमन। हाइमन क्या होता है? तो देखिए इधर का जो पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है ये क्या था? ये था फोनिकल। और इतना पार्ट क्या है? इतना पार्ट जो होता है ये पूरा होता है ओवरी का पूरा पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं मुख्य काय बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुख्य काय और ये जो फोनिकल है ना, इन दोनों का जो संलयन क्षेत्र है वो क्या है? वो है हाइमन। वो क्या है? हाइमन। मतलब जो हाइमन होता है ना, हाइमन की इस तरफ की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं हाइमन की इस तरफ की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फोनिकल आ जाएगा। और अगर मैं हाइमन की इस तरफ की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मुख्य काय आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइलम होता है वो फोनिकल और उसका क्या, फोनिकल और मुख्य काय का संलयन क्षेत्र होता है, ठीक है। ये टर्म समझ में आई। अब देखिए दो टर्म समझ में आपको और समझनी है, क्या? बाह्य आवरण और अंतः आवरण। जो बाह्य आवरण होता है वो ये सामने वाला आपको दिख रहा है, और जो अंतः आवरण होता है इसके अंदर वाला होता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? सुरक्षा देती हैं। अब ये सुरक्षा भाई किसको दे रही हैं? तो ये सुरक्षा दे रही हैं किसको? ये सुरक्षा दे रही हैं भ्रूणकोष को। किसको दे रही हैं? भ्रूणकोष को ये सुरक्षा दे रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ये जो आता है टॉपिक, इसको मैं दूसरे पेन से आपको समझा रहा हूँ ताकि इस पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यही तो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स इस पूरे डायग्राम की। देखिए बीजांड काय आपको दिख रही होगी, ये क्या है? बीजांड काय। ये पूरी जो संरचना आपको दिख रही होगी ये पूरी क्या दिखती है? बीजांड काय होती है। बीजांड काय को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में कभी कंफ्यूजन मत कीजिएगा। और ये जो बीजांड काय होती है ये क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। क्या करती है ये पोषण प्रदान करती है। पोषण किसको प्रदान करती है? भ्रूणपोष को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है।
और जो बीजांड काय संरचना होती है बच्चा, ये 2n होती है, मतलब द्विगुणित संरचना होती है। और यही इसका मेन पॉइंट था। यहाँ पर अगुणित संरचना n नहीं होती है। कभी कंफ्यूजन, बिल्कुल इसका कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए कि न्यूक्लियस क्या था और न्यूक्लियस क्या था। ठीक है, इन दोनों में कभी कंफ्यूजन मत कीजिएगा। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखिए एक नीचे वाला जो सिरा आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैलेजन। कैलेजन मतलब निभाग। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो आगे मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, जो भी डायग्राम में मैंने बताई एक बार मैंने लिख भी दी है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। लेकिन देखिए अगर मैं एक स्टेप ऊपर जाता हूँ, जो मैं बीजांड के बारे में अभी तक आपको पढ़ा रहा था, जिसकी संरचना बता रहा था, उस बीजांड को कहते क्या है, तो उस बीजांड को हम कहते हैं एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड। ये किस प्रकार का बीजांड होता है, एनाट्रोपस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर प्रकार वर्ड आ रहा है, मतलब आप ये सोच रहे होंगे क्या बीजांड भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बीजांड कई प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से 6 प्रकार जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, और 6 प्रकार हमारे एनसीईआरटी पर नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा मुख्य प्रकार होता है वो क्या हो जाता है, एनाट्रोपस हो जाता है, और एनाट्रोपस ही हमारे एनसीईआरटी पर है। लेकिन हम एक दो और भी देखेंगे, क्योंकि देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और नीट में क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक दो और देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप देखेंगे आपको खुद ही चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए ये एनोट्रोपस प्रकार का होता है, और ये उल्टा बीजांड होता है। आपको उल्टा दिख भी रहा होगा ये। और साथ साथ क्या होता है, ये 82% पादपों पर पाया जाने वाला बीजांड है। मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि अधिकांश पादपों पर यही बीजांड पाया जाता है। मतलब ये कॉमन बीजांड है। क्या है, कॉमन बीजांड है। अब देखिए हम बात करेंगे बीजांड के प्रकार पर। तो वैसे तो बीजांड के कॉमन 6 प्रकार होते हैं, लेकिन हम देखने वाले हैं 4 प्रकार, और ये चारों प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक बार में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले बीजांड की हम बात कर लेंगे एनाट्रोपस वाले की ही। एनाट्रोपस तो हमने पढ़ा ही, और एनाट्रोपस से रिलेटेड ही हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। देखिए जो एनाट्रोपस होता है, मैंने बताया जैसा कि एनाट्रोपस जो होता है वो उल्टा होता है। और इसमें हम बीजांड को हम कैसे अलग किए, ये चीज़ पहले पता रहनी चाहिए आपको। बीजांड के प्रकारों को हमने किस आधार पर अलग किया। तो देखिए जो बीजांड द्वार होता है, ये क्या रहा, ये रहा बीजांड द्वार। ये क्या रहा, बीजांड द्वार। ये जो बीजांड द्वार होता है, और ये क्या हो गया, बीजांड वृंत हो गया। क्या हो गया, ये बीजांड वृंत हो गया। देखिए जो बीजांड वृंत होता है और बीजांड द्वार होता है, इनकी स्थिति अलग अलग होती है। कई बीजों में देखा गया है कि ये एक मतलब इनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग हो सकती है। उसी के आधार पर हमने क्या कहा, बीजांड के प्रकारों को बांटा। देखा, जैसे कि पहला प्रकार जो है वो एनाट्रोपस है, और एनाट्रोपस में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बीजांड वृंत होता है और जो बीजांड द्वार होता है वो एक सिरे पर उपस्थित होते हैं और बहुत ही नजदीक होते हैं। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, देखिए ये तो बीजांड द्वार हो, ये बीजांड वृंत हो गया, और ये बीजांड द्वार हो गया। कितने पास पास उपस्थित है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एनाट्रोपस होता है उसमें जो बीजांड वृंत और बीजांड द्वार होते हैं बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की क्लियर बात हुई। अब देखिए एग्जाम्पल इसका आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में क्या पाया जाता है, एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, जैसे मटर और सेम। देखिए दूसरा जो बीजांड आया वो क्या है, ऋजुवर्ती है। अब ऋजुवर्ती में आप एक चीज देखेंगे कि इसका जो बीजांड द्वार है, सॉरी ये बीजांड द्वार है और बीजांड वृंत हो गया। जो इसका बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग, तीनों एक ही सिरा पर है। तीनों क्या है, एक ही सिरा पर है, मतलब एक काट पर है, एक काट पर है। इसलिए हमें इनको क्या कहा, ऋजुवर्ती कहा। और ऋजुवर्ती देखने के लिए किसमें मिलता है, जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है। और इसका जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चा वो है काली मिर्च। काली मिर्च इसका एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब तीसरा प्रकार का जो बीजांड है, वो तीसरा प्रकार का बीजांड आता है क्या, हेमी एनाट्रोपस। अब देखिए हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है कि इसका जो बीजांड द्वार है और जो इसका बीजांड वृंत है, ये क्या होते हैं, समकोण पर होते हैं। किस पर होते हैं, समकोण पर होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक समकोण भी बन गया, मतलब ये समकोण पर होते हैं। इनका भी देखिए पोजीशन जो थी वो अलग थी, इसलिए हमने इनको क्या कहा, हेमी एनाट्रोपस। और हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है, जो बीजांड वृंत होते हैं, बीजांड द्वार होते हैं, ये क्या होते हैं, समकोण पर होते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम पर आपको क्लियर भी किया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो है प्राइमूला। प्राइमूला जो एग्जाम्पल इसका है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए लास्ट और चौथा प्रकार का जो हमारा बीजांड है वो है क्या, अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड में आप देखेंगे कि बिल्कुल देखने में तो यार लग रहा है ये एनाट्रोपस बीजांड है, क्या फर्क है इसमें, तो देखिए इसमें फर्क है। फर्क क्या है, इसमें भ्रूण पोष को आप जरा गौर से देखिए तो इसका जो भ्रूण पोष है वो कर्व हो चुका है, मतलब मुड़ चुका है, और मुड़ कर कुछ किडनी की तरह दिख रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो भ्रूण पोष होता है थोड़ा सा कर्व हो जाता है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, अनुप्रस्थ बीजांड का नाम दिया। और अनुप्रस्थ बीजांड के एग्जाम्पल क्या है, जो मेन एग्जाम्पल है वो है प्रेम रोज। इसका प्रेम रोज और पोस्ट, ये दोनों एग्जाम्पल जो इसके हैं वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इनको हमें एज इट याद रखने हैं।
अब देखिए हमने बीजांड को डायग्राम द्वारा क्लियर किया। अब आपको क्लियर भी हुई होंगी सारी चीज़ें, मैंने अच्छी तरह की से चीज़ों को क्लियर किया है। डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो फिर कुछ लिखने उखने का झंझट ही नहीं है। अगर आप बोर्ड से हैं तो आप लिख ही लेंगे, और अगर आप नीट से हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं अपने में, तो अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ नोट क्लियर करेंगे। मैंने कुछ नोट डाल दी हैं, वैसे तो मैंने सारी नोटें आपको बता दी हैं, लेकिन कुछ क्या है ना कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं बाद में डाल देता हूँ ताकि आप दो बार उन चीज़ों को देख सकें। ठीक है, देखिए पहला न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया कि 2n संरचना होती है और ये पैरेन्काइमा सेल का समूह होती है। क्या होती है? ये पैरेन्काइमा सेल का समूह होती है। ठीक है, अब देखिए दो टर्म्स आते हैं, इसको हम रफी बोलते हैं। क्या? रफी हो गई, और ये क्या हो गया? कॉर्नुकल हो गया। ये दोनों क्या होते हैं? देखिए जो ये होती है फोनिकल की अतिरिक्त वृद्धि होती है। आप अगर देखेंगे कुछ डायग्राम ऐसा, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बीजांड का होता है। तो जो बीजांड का डायग्राम अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है। ये तो फोनिकल होता है, देखिए ये तो फोनिकल होता है, तो यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है। इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं रफ। क्या कह देते हैं? रफ। RAPH इसकी मीनिंग होती है। क्या होती है? RAPH। इसको हिंदी में भी हम रफे बोलते हैं। क्या? रफे बोलते हैं। RAPH ये हो गई। अब क्या होता है? जो बाह्य अध्यावरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण होते हैं, इनकी अतिरिक्त वृद्धि होती है। बाह्य अध्यावरण क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? हमारे बाह्य अध्यावरण। तो बाह्य अध्यावरणों की अतिरिक्त वृद्धि होती है, मतलब अब इनकी जो अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी वो क्या करेंगे? ये इनकी अतिरिक्त वृद्धि को हम कहते हैं कॉर्निकल। क्या कहते हैं? कॉर्निकल कहते हैं। ये हो गया हमारा क्या? कॉर्निकल हो गया। और ये जो कॉर्निकल होते हैं ये क्या करते हैं? जल अवशोषण को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हम बीजांड की संरचना को देखे हैं। अब हम देखेंगे कि वास्तविकता में जो बीजांड था उसका निर्माण कैसे हो रहा था। तो देखिए जो बीजांड का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गुरु बीजांडु जनन। गुरु बीजांडु की जनन द्वारा क्या होता है? बीजांडु का निर्माण होता है। कौन से बीजांडु का निर्माण होता है? गुरु बीजांडु का निर्माण होता है। इसमें जो हम सेल लेते हैं वो लेते हैं गुरु बीजांडु मात्र कोशिका लेते हैं, और उसी से लास्ट में निर्माण करवा देते हैं किसका? गुरु बीजांडु का। होता क्या है? जब हम लेते हैं 2n, ये क्या हो गई? MMC हो गई। MMC मतलब मतलब मेगा स्पोरेंजियसिस मदर सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मियोसिस होता है। अब देखिए इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जब दोनों होता है तो आप देखते होंगे अगर मैं 2n में एक मियोसिस करवा दूं तो क्या बन जाएगा? दो अगुणित संरचनाएं बन रही होंगी। अब अगर मैं इसी में मियोसिस सेकंड भी कर दूं तो टोटल अगुणित संरचनाएं कितनी कितनी बन गई? टोटल जो अगुणित संरचनाएं बनी वो 4 अगुणित संरचनाओं का निर्माण हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल आप नर जनन संरचना की तरह चीजों को नहीं कंपेयर करेंगे। नर जनन में क्या हो रहा था? 4 अगुणित संरचनाएं बन रही थी, फिर वो अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? 3 की डेथ हो जाती है, और जो लास्ट में बचती है वो एक ही गुरु बीजांडु बचता है जिसको हम N कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब एक पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे जो ये N बन रहा है ना, अब इसका विकास कैसे होता है इस बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए विकास कैसे होगा? N को मैंने ले लिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जब मैंने N को लिया तो गुरु बीजांडु विकास के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है? 3 विभाजन देखने के लिए मिलते हैं। कितने विभाजन होते हैं गुरु बीजांडु के विकास पर? 3 विभाजन होते हैं। और ये 3 विभाजन कैसे होंगे? इन 3 विभाजन में क्या हो जाएगा? केंद्रक विभाजन होगा। और पहले तो इसमें केंद्रक विभाजन होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ? 3 विभाजन। ये क्या है? ये हमारे पास N थी जो कि अभी तक बनी थी हमारे पास गुरु बीजांडु। अब इसमें 3 विभाजन हुए, 3 कोशिकीय विभाजन हुए, इसमें कितने केंद्रकीय विभाजन हुए? कौन से विभाजन हुए? 3 केंद्रकीय विभाजन हुए। अब जब 3 केंद्रकीय विभाजन हुए, क्या कि 3 केंद्रीय विभाजन हुए, तो हुआ क्या? 1N से 2N बने। ठीक है, अब 2N से 4N और 4N से 8N, मतलब टोटल 3 विभाजन पर हमारे पास अब 8 केंद्रक बन चुके हैं। कितने केंद्रक बन चुके हैं? 8 केंद्रक बन चुके हैं। और जब 8 केंद्रक बन जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है बच्चा? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। और जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो ये व्यवस्थित होती हैं चीजें, और कुछ ऐसे व्यवस्थित होंगे। 3 सेल तो ऊपर चली जाएंगी, 3 जो केंद्रक थे वो ऊपर चले जाएंगे। 3 केंद्रक क्या हुए? ऊपर चले गए, और कुछ ऐसी संरचनाएं इन्होंने बनाई। और यहाँ पर क्या हुआ? एक सेल यहाँ पर हो गई। तो जो केंद्रक थे, एक केंद्रक यहाँ पर, 3 केंद्रक टोटल ऊपर, 3 केंद्रक टोटल नीचे, और 2 केंद्रक किस पर हुए? बीच पर व्यवस्थित हो गए। अब हम इस संरचना पर कुछ चीजें देख सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो आपको टोटल नंबर आप 8 केंद्रक देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने केंद्रक? 8 केंद्रक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और सेल्स कितनी देखने के लिए मिलेगी? 3 सेल तो ये रही, एक सेल ये रही, और
3 सेल ये रही। टोटल सेल कितनी हुई? टोटल जो सेल हुई वो कितनी हुई? 7 सेल होंगी। मतलब जो हमारी ये संरचना बन के तैयार हुई उसमें 8 केंद्रक होते हैं और 7 सेल्स होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि चाहे जिस बेस पर रिपीट होता हो, लेकिन ये कई तरीकों से कई बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम हुई ये हो जाता है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम मैंने लिया, तो ये क्या है? एनसीईआरटी का डायग्राम। अब हम एनसीईआरटी से ही चीज़ों को क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी के डायग्राम से। देखिए जो 3 सेल नीचे नीचे व्यवस्थित हुई थी, उन तीनों सेल का अलग अलग नाम हुआ। तो 2 सेल जो थी, अगर फिर से मैं यही डायग्राम को बनाऊं, यही डायग्राम को मैंने बनाया, तो 3 सेल क्या हो रही थी? 3 सेल तो नीचे हो रही थी। ठीक है, 3 सेल ऊपर व्यवस्थित हो रही थी और 1 सेल बीच में हो रही थी। तो जो 3 सेल बच्चा नीचे थी, उन 3 सेलों में क्या किया हमने? 2 सेल का जो नाम हुआ नीचे, अगल और बगल वाली जो सेल थी उनका जो क्या नाम हुआ? उनका नाम हुआ हेल्पर सेल, जिनको हम कहते हैं सहायक कोशिका। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, ये क्या हुई? सहायक कोशिका। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, ये क्या हुई? सहायक कोशिका हो गई। इनको हम सिनर्जेटिक सेल भी बोलते हैं। अब देखिए जो बीच में आपको एक संरचना देखने के लिए मिल रही होगी, जो बीच वाली है ना, इसको हम कहते हैं अंड कोशिका। इसको हम क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। ये क्या है? हमारा अंडक है। अब क्या हुआ? जो ऊपर वाली सेल है इनको हम बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं इनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये होती हैं 3। देखिए जो नीचे वाली सहायक कोशिकाएं होती हैं, तो सहायक कोशिकाओं में आपको एक प्रकार की संरचना देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ ऐसी संरचना देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि आपको इस डायग्राम में भी देखने के लिए मिल रही होंगी। ये देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, कलर से आपको सामने क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। ये जो डायग्राम है ना, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं फिलीफ्रॉम अपेंडिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फिलीफ्रॉम अपेंडिस की बात तो हम करेंगे ही, इससे पहले हम देख लें जो दो, एक सेल में जो 2 केंद्रक और थे वो क्या थे? एक तो ध्रुवीय केंद्रक था, दूसरा क्या था? केंद्रकीय कोशिका थी। दूसरा क्या था? केंद्रकीय कोशिका थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या? फिलीफ्रॉम अपेंडिस की। तो जब हमने क्या देखा? सहायक कोशिकाएं देखी, तो सहायक कोशिकाओं में क्या था बच्चा? कि नीचे कुछ ऐसे उंगलीकार संरचनाएं पाई जा रही थी। तो उनका नाम हमने क्या रखा? उनका नाम हमने रखा फिलीफ्रॉम अपेंडिस रखा। क्या रखा? फिलीफ्रॉम अपेंडिस रखा। और ये क्या करती हैं? ये सहायता प्रदान करती हैं पराग नलिका को अंदर जाने के लिए। मतलब एक तरीके से डायरेक्शन देती हैं पराग नलिका को। तो हम कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम कह सकते हैं कि जो पराग नलिका होती है वो सबसे पहले किस पर प्रवेश करती है? वो सबसे पहले प्रवेश करती है सहायक नलिकाओं पर। पहले तो सहायक नलिकाओं के फिलीफ्रॉम अपेंडिस से होते हुए ऊपर जाती है, फिर इसके बाद वो जाके सेंट्रल पर जाती है। ठीक है, तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो सहायक कोशिकाएं हैं वो किससे प्रवेश करती हैं? सॉरी, जो पराग नलिकाएं हैं वो किससे प्रवेश करती हैं? सहायक कोशिकाओं से प्रवेश करती हैं। और इनको मदद कौन करता है? फिलीफ्रॉम अपेंडिस जो होता है इनको मदद करता है अंदर प्रवेश करने में। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। और जो फिलीफ्रॉम अपेंडिस होता है वो उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। कौन सी? उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। अब देखिए हमने पूरा मादा जनन अच्छे से क्लियर किया। मादा जनन में हमने सारी चीजें देखी। ठीक है, अब हम कल देखेंगे पराग कण क्या होते हैं। पराग कण के बारे में विस्तारित रूप से हम पढ़ने वाले हैं। परागण कैसे होता है? पराग कण तो हमने देख लिया, कल हम देखेंगे परागण कैसे होता है और इसके परागण को हम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। 1-2 लेक्चर और आएंगे और ये चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। 2 से 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और देखिए जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसका पार्टिकुलर जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट करिए। मैं देखूंगा कि कहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही और मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और देखिए जो ये चैप्टर है ना बच्चा, इसको क्या है, आपको केवल एक चीज़ करनी है कि आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप चैप्टर को सीखेंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना। जैसे मैंने पहले क्या बताया, सपोज दैट इस लेक्चर में मैंने पहले बताया बीजांड, बीजांड की संरचना। फिर मैंने बताया कि बीजांड वास्तविकता में क्या होता है, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैंने बताया कि बीजांड बनता कहाँ है। और फिर मैंने बताया कि बीजांड का विकास कैसे होता है। ठीक है, और बीजांड के विकास होने के बाद बीजांड में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चीजें ले जा रहे हैं, इसीलिए हमें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे और कल हम देखने वाले हैं परागण की प्रक्रिया। थैंक यू।